नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कल आपने आईपीएल मैच देखा होगा। किस तरह से आरसीबी ने पंजाब को मात्र 6 रनों से हराया। मैच काफ़ी तगड़ा था, लेकिन अब इसमें कई सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो काफ़ी उदास हैं, निराश भी हैं पंजाब के हार से, और कुछ लोग खुश भी हैं आरसीबी के जीत से। साथियों, इस बार आईपीएल में दोनों ही टीमें किताब के लिए नई थी। आरसीबी हो या फिर पंजाब, दोनों में से किसी एक को भी ट्रॉफी मिलती तो इस बार की जो विजेता थी वो नई टीम बनती। इसीलिए आरसीबी ने जब मैच को जीता तो कम से कम ये अच्छा लगा कि चलो दोनों ही टीमें इस बार नई हैं। नई का मतलब यह है कि अगर वो टाटा आईपीएल 2025 का खिताब जीतती हैं, विजेता बनती हैं, तो इस बार कोई नया चैंपियन बनेगा। और हुआ भी ऐसा। मुंबई को पंजाब हराकर फाइनल में जगह पक्की करती है और फिर आरसीबी 6 रनों से मैच को जीत जाती है और आरसीबी 18 सालों के वनवास के बाद उन्हें ट्रॉफी नसीब होती है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, चाहे वो आरसीबी के दर्शक हों या फिर पंजाब के दर्शक हों, क्योंकि दोनों ने काफ़ी अच्छा खेला। तो साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ बेंगलोर की। बेंगलोर में एक जगह लगती है बेंगलुरु चंदापुर। एक चंदापुर के पास एक कूड़े का ढेर रहता है। उस कूड़े के ढेर के ऊपर एक रेलवे लाइन गुजरती है और वो रेलवे लाइन मेन लाइन है। घंटों में बहुत सारी ट्रेनें आती जाती हैं और उसी पुल के नीचे, चंदापुर पुल के नीचे, रेलवे लाइन के नीचे कूड़े का ढेर है। इधर एक कूड़ा बटोरने वाला 21 मई को सुबह 6 बजे करीब उस कूड़े के ढेर में जाता है। तभी वहां वो देखता है कि एक चमचमाती हुई नीले कलर का एक बैग पड़ा हुआ है, ट्रॉली बैग। उसे देखता है तो वह फिर उस बैग को देखकर खुश होता है। उसे लगता है कि शायद आते जाते किसी यात्री ने ट्रेन में इस बैग को अगले स्टेशन पर उतरने के लिए अपनी तैयारी कर रहा होगा, तभी ये बैग नीचे गिर गया होगा। लाव से खोल कर देखते हैं, शायद किस्मत चमक जाए, शायद ढेर सारे सोने गहने पैसे रुपए निकल जाएं। लेकिन अब वह चैन खोलने की कोशिश करता है, चैन नहीं खुलता है क्योंकि वो लॉक लगा हुआ था। अब वो परेशान हो जाता है। अब उसे जल्दी थी, वह काफी परेशान हो रहा था कि आखिर बैग के अंदर क्या है। बैग तो काफी भारी लग रहा है, कुछ ज्यादा पैसा होगा या कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी। अब वो किसी निकुली चीज से उस बैग को साइड से फाड़ना शुरू करता है, लेकिन वहां नहीं फटता है। तो फिर वह थोड़ी सी बीच में फाड़ता है। जैसे ही वहां पर हाथ जाने भर का छेद करता है, तभी छेद जब हो जाता है, वो कपड़े को हटाता है, बैग के कपड़े को। तो वो देखता है कि अंदर से एक लड़की का चेहरा निकलकर सामने आता है, जिसे देखकर वह चीखने लगता है, वहां से भाग जाता है और भागकर पहुंचता है सूर्यनगर, एक पुलिस स्टेशन है बेंगलुरु का। वहां पर जाकर वो पुलिस को सूचना देता है कि साहब ऐसी ऐसी बात है। अब मौका वारदात पर पुलिस उस स्टेशन पर, यानी कि चंदापुर रेलवे पुल के नीचे, ब्रिज के नीचे जब पहुंचती है तो वहां देखते ही देखते भीड़ भी जुट जाती है। अब वहां पुलिस उस बैग को खोलती है, देखती तो उसमें एक लड़की की लाश बंद रहती है। अब पुलिस वाले आसपास लोगों से पूछताछ करते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस को प्रथम दृष्टया लगता है कि किसी ने इस लड़की को मारकर बैग में पैक कर, हो सकता है कि ट्रेन से फेंक दिया हो। तमाम ट्रेनें गुजरात, दिल्ली, मुंबई, मऊ, उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ से तमाम ट्रेनें आती जाती रहती हैं। हो सकता है किसी ट्रेन से किसी ने बैग को चुपके से फेंक दिया हो ताकि किसी को कुछ पता न लगे। अब पुलिस वाले
बॉडी का फोटो वगैरह लेकर फॉरेंसिक टीम आती है, जांच पड़ताल करती है और फिर देखते ही देखते वीडियो बन जाता है। उस लड़की का जो चेहरा था साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो पहचान में आ रही थी कि हाँ किसी लड़की का चेहरा है। अब इधर पुलिस उस लड़की के कत्ल का शिकायत दर्ज कर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज देती है। और इधर सोशल मीडिया पर, न्यूज़ मीडिया में अब उस ट्रॉली बैग और उसमें से लड़की का जो फेस था उसका फोटो वगैरह, वीडियोस वगैरह लोग वायरल करने लगते हैं। धीरे धीरे ये वीडियो वायरल होता है। तभी यह वीडियो पहुंचता है बिहार के नवादा। बिहार के नवादा में एक जगह लगती है हिउसा। हिउसा एक पुलिस स्टेशन भी है और वहीं एक गांव भी है। जब वहां पहुंचती है यह वीडियो तो लोग देखते हैं तो पुलिस के पास एक हिउसा की रहने वाली एक लड़की 17 वर्षीय रिया, जो कि 15 मई को घर से गायब हो गई थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। उसके पास, पुलिस के पास उसके पिता ने, रिया के पिता ने उसकी फोटोज वगैरह भी दी थी। जब पुलिस उस फोटो को उस वीडियो से मैच कराती तो कहती है ये तो वही लड़की है। अब उसके पिता को फोन कर बुलाया जाता है। उसके पिता निर्मल दास पहुंचते हैं थाने में। उस वीडियो को दिखाया जाता है तो वह कहते हैं हाँ ये तो मेरी ही लड़की लग रही है। लेकिन सबसे हैरानी की बात थी कि 17 साल की रिया, जो कभी अपने गांव से बाहर नहीं गई, अपने शहर भी नहीं गई, वह लड़की बिहार नवादा से 2400 किलोमीटर दूर बेंगलोर कैसे पहुंच गई और उसका कत्ल किसने किया। बड़ी हैरानी वाली बात थी। अब पुलिस के सामने दो सवाल थे, कातिल कौन है और जो लड़की घर से बाहर भी नहीं निकलती थी वहां उतनी दूर बेंगलोर कैसे पहुंच गई। अब इधर पुलिस फौरन ही उसके पिता को लेकर निर्मल दास को बेंगलोर पहुंचती है। बेंगलोर पुलिस से मदद लेती है, बातचीत होती है। हालांकि कत्ल बेंगलोर में हुआ था तो मामला बेंगलोर पुलिस का था। बेंगलोर पुलिस मामले को अब निपटाना चाहती थी और उसमें वह बिहार पुलिस की मदद लेती है और दोनों मिलकर इस केस पर काम करते हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम हो ही गया था। बॉडी घर वालों को सौंप दी जाती है। अब पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है तो सबसे पहले 15 तारीख को जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी लड़की रिया के पिता के द्वारा, तो उसमें पता चलता है कि उन्होंने नामजद एफआईआर कराई थी। एक आशिक कुमार, जो कि हिउसा के सामने वाले बराबर के गांव का रहने वाला एक शादीशुदा युवक रहता है, उसके छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, उसी के द्वारा अपहरण की बात कहकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अब पुलिस लड़की को ढूंढती है, लड़की कहीं नहीं मिलती है तो इधर पुलिस अब जांच पड़ताल करना शुरू करती है और आशिक कुमार के घर पहुंचती है। आशिक कुमार के जब घर पहुंचती है तो इधर आशिक कुमार घर पर ही रहता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, उसे गिरफ्तार करती है और फिर थाने ले आती है। थाने लाकर उससे पूछताछ करती है कि ये बताओ कि लड़की अगर तुम्हारे साथ गई थी तो तुम यहाँ हो, तो लड़की बेंगलोर कैसे पहुंची। अब इधर आशिक कुमार एक कहानी बताता है, उसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। दरअसल साथियों, आशिक कुमार हिउसा के सामने वाला गांव का रहने वाला रहता है, बिहार नवादा का रहने वाला। वह बेंगलोर में अपने फूफा और बुआ के घर पर रहता था, वहीं से वह प्राइवेट नौकरी करता था। इधर कुछ दिनों के लिए पिछले महीने वह घर आया हुआ था तो 17 साल की जो लड़की रहती है रिया, इसकी जान पहचान उससे हो चुकी थी। थोड़ी बहुत बातें भी करता था, फोन पर भी बातचीत होती थी। और इधर घर वालों को पता था या नहीं, लेकिन लड़की आशिक कुमार के बारे में यह नहीं जानती थी कि वह शादीशुदा है। 17 साल की नाबालिग लड़की, वो उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। इधर वो घर आता है, फिर मुलाकात होती है और रिया से वह बातचीत करता है।
बातचीत कर कहता है कि एक काम करो, तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बेंगलोर लेकर चलूंगा, मैं तुम्हें बेंगलोर घुमाऊंगा, वहां पर मेरा कमरा भी है, मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार दूंगा। अब इधर उसे बहलाता फुसलाता है और फिर 15 तारीख शाम को वह घर से लड़की निकलती है और घर वालों को कुछ पता ही नहीं रहता है। वहां से वो निकलती है और फिर उसके बाद वहां से वो उसे लेकर करीब नवादा से 45 किलोमीटर दूर गया लेकर जाता है। वहां से वह एक ट्रेन पकड़ता है जो कोलकाता के लिए चलती है। वहां से वह कोलकाता लेकर जाता है और फिर कोलकाता से एक ट्रेन जो बेंगलोर के लिए निकलने वाली थी उस पर दोनों सवार हो जाते हैं और फिर वहां से वह उसे लेकर 1875 किलोमीटर दूर कोलकाता से बेंगलोर पहुंचता है। और साथियों, जब बेंगलोर पहुंचता है तो अब इधर 20 तारीख की सुबह वो बेंगलोर पहुंचता है। जब बेंगलोर पहुंचता है तो वह देखता है कि घर पर, जिस कमरे पर वह लेकर अपनी प्रेमिका कहें या फिर दोस्त कहें उसे लेकर पहुंचता है, रिया को, तो देखता है कि घर पर फूफा फूफा उसके नहीं हैं। वह जॉब करते थे, वो जॉब के लिए अपने गए हुए थे। अब इधर आशिक कुमार उसे कमरे में लेकर जाता है, कमरे में ले जाकर बातचीत करता है और फिर किसी बात पर दोनों लड़ने लगते हैं। अब झगड़ा इतना आगे बढ़ जाता है कि आशिक कुमार उसका गला दबा देता है और फिर जब उसे होश आता है, गुस्से से बाहर निकलता है तो देखता है कि लड़की तो मर चुकी है। अब वो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। अब वो फौरन ही अपने बेंगलोर में रहने वाले कुछ 3-4 दोस्तों को फ़ोन करता है, उन्हें बुलाता है कि कमरे पर आओ, बहुत ज़रूरी काम है, मैं आया हुआ हूँ। अब लड़के अपने दोस्त से मिलने के लिए, आशिक कुमार से मिलने के लिए जाते हैं रूम पर, और जब रूम पर पहुंचते हैं तो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन आशिक कुमार कहता है, आओ कमरे में चलो, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। वो कमरे में लेकर खुश होते हैं, सोचते हैं कि हो सकता है कि कोई पार्टी चार्टी की चीज़ लाया हो, घर से आया है। तो खुश होकर कमरे में जाते हैं और जब कमरे में जाकर देखते हैं तो एक लड़की जो कि मृत पड़ी हुई थी, गले में पट्टी लपेटी गई थी जिससे उसने गला घोटा था। अब इधर लड़के शन रह जाते हैं, पूछते हैं भाई ये क्या है। कहता है देखो, जाने अनजाने में मैंने इस लड़की का कत्ल कर दिया है, ये मेरी बात नहीं सुन रही थी और अब मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग इस लाश को ठिकाने लगवाओ, नहीं तो मैं तुम सबको फंसा दूंगा। अब लड़के डर जाते हैं। लड़के कहते हैं क्या करना होगा। वो कहता है काम करो, इससे फांसी के फंदे पर यानी कि आत्महत्या करार देने के लिए लगे कि आत्महत्या है, इसे पंखे से लटका देते हैं और फिर दरवाजे, एक कांच का दरवाज़ा रहता है, वो अंदर से उस दरवाजे को, कांच के दरवाजे को तोड़ देता है और सारे जितने शीशे थे वो अंदर ही गिर जाते हैं। अंदर गिर जाता है, सारे शीशे अंदर गिर जाते हैं। और इधर वो दोस्तों को बताता है कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर हम लोग बाहर निकल जाएंगे खिड़की से और फिर पुलिस को फ़ोन करेंगे और बताएंगे कि उसने आत्महत्या की है, दरवाज़ा बंद है, हमने कांच का जो खिड़की है उसे तोड़कर बचाने की कोशिश की। तभी कुछ देर और गुजरता है। दोस्त कहते हैं तुम अपने फूफा और बुआ को आ जाने दो। शाम होती है, जब वो आते हैं तो पता चलता है कि कमरे में तो एक लाश है लड़की की, वो भी नौजवान लड़की 17 साल की, रिया की। वो पूछते हैं कि लड़की कौन है। वो सारी जानकारी देता है और बताता है कि इसकी मैंने हत्या कर दी है और आप लोगों को साथ देना होगा, नहीं तो मैं सबको फंसाऊंगा। अब वो अपने फूफा से जब कहता है कि मैंने ये तरीका अपनाया है, इस तरह से हम लोग बच सकते हैं, तभी उसके फूफा कहते हैं कि एक काम करो, एक नया बैग खरीद कर लाओ और उसमें इसको पैक कर दो, नहीं तो तुम सब पकड़े जाओगे और जब इसे फेंक दोगे तो इतनी दूर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, और तुम सब बच भी जाओगे, वरना सभी जेल जाओगे। और ये जो खिड़कियाँ तुमने तोड़ी है, ये अंदर से तोड़ी है, पुलिस को साफ पता चल जाएगा कि यह कारनामा तुम्हारा ही है। अब इधर उसके दोस्त और वो मिलकर उसकी बॉडी को तोड़ मरोड़ कर किसी तरह से बैग में पैक करते हैं और पैक कर एक कैब बुक करते हैं। कैब से सुनसान जगह लेकर जाते हैं उस पुल के नीचे, वहाँ उतरते हैं। कैब वाला अपना पैसा लेता है, चला जाता है। हालांकि कैब वालों को यह ज़रूर ध्यान देना चाहिए था
उस कैब वाले को भी ध्यान देना चाहिए था कि इतनी सुनसान जगह पर इस बैग का क्या काम है, इतने लोगों का क्या काम है, आखिर ऐसा क्या है। लेकिन कैब वाला वहां से चला जाता है। अब वहां पर कूड़े के ढेर में उसकी बॉडी को फेंक कर सभी वहां से चले जाते हैं। अब बॉडी जब पुलिस को मिलती है, सोशल मीडिया का ज़माना है, फौरन ही चारों तरफ वीडियोस फैलने लगती है कि एक लड़की की बॉडी बरामद हुई है नीले कलर के बैग से। इधर कूड़े वाला भी बताता है अपनी हकीकत। अब उधर हिशुआ, बिहार, नवादा की पुलिस भी लड़की को पहचान लेती है। घर वाले शन्न रह जाते हैं और फिर पुलिस फूफा बुआ जितने भी लोग थे उसके दोस्तों समेत सभी को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। अब साथियों, इधर आशिक कुमार खुद तो डूबता ही कई लोगों को लेकर डूब जाता है। 7 लोगों को टोटल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन क्या इससे उसकी आत्मा को शांति मिल पाएगी? क्या रिया को न्याय मिल पाएगा? क्या रिया फिर से जिंदा हो जाएगी? लेकिन कहीं ना कहीं गलती रिया की भी थी, क्योंकि रिया उसको बहलाना फुसलाना, 17 साल की लड़की थी, किस तरह से उसने बहलाया फुसलाया, अपने माँ बाप के साथ रहते हुए एक अनजान शख्स पर विश्वास कैसे कर लिया। खैर, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। इस घटना पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट कर जरूर राय दीजिएगा कि आखिर लड़कियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या माँ बाप अपनी बेटियों से दूरियां बढ़ा रहे हैं? क्या उन्हें प्यार नहीं दे पा रहे हैं कि लड़कियां इस तरह से बहक जा रही हैं और अनजान शख्स के बहकावे में आ जा रही हैं? एक अनजान शख्स इतना प्यार दे रहा है कि माँ बाप उतना प्यार नहीं दे पा रहे हैं। आखिर कमी कहाँ है? किस चीज़ की कमी है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।